तो देखिए, महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचने के लिए किस तरह से श्रद्धालुओं को महाजाम का सामना करना पड़ रहा है, इसकी एक झलक आपने अभी देखी। आपको उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए समस्या सिर्फ सड़कों तक ही नहीं है, बल्कि ट्रेन्स में भी है, क्योंकि देश के कोने कोने से महाकुंभ में आने के लिए सड़कों पर गाड़ियों की तरह ही ट्रेन्स में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। सरकार की तरफ से इंतजाम तो बहुत किए गए थे, लेकिन आस्था के रिकॉर्ड तोड़ सैलाब के आगे वो सारे इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। स्पेशल ट्रेन्स भी कम पड़ रही हैं और नतीजा ये हो रहा है कि श्रद्धालुओं के सब्र का बांध टूट रहा है, हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। बड़ा अपडेट, बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे यात्रियों ने स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन में चढ़ने को लेकर भारी हंगामा किया। ट्रेन के गेट न खुलने से नाराज यात्रियों ने एसी कोच पर पथराव करना शुरू कर दिया और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। इसी दौरान कुछ महिलाओं को चोट भी आई है। हंगामे और पत्थरबाजी की वजह से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस मधुबनी स्टेशन पर काफी देर तक रुकी रही। मधुबनी स्टेशन पर गाड़ी के पहुंचने से पहले ही एसी समेत सभी बोगियों में पहले से ही श्रद्धालु भरे हुए थे और इसकी वजह से गेट नहीं खुल रहे थे। ऐसे में स्टेशन पर खड़े यात्री भड़क गए और उन्होंने ट्रेन के शीशे तोड़ दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से देखिए एसी कोच के शीशे तोड़ने लोगों ने शुरू कर दिए। नाराज थे ये लोग, जिन्होंने अपना गुस्सा कुछ इस तरीके से निकाला। बोगी के दरवाजे जब नहीं खुले तो शीशों पर हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया। और जयनगर से प्रयागराज जाने वाली ये ट्रेन, जिसमें जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें सामने आई। आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें इस वक्त देखिए। कुछ महिलाएं, बताया जा रहा है कि जब पथराव किया गया यात्रियों की तरफ से शीशों पर, तो कुछ महिलाएं इसमें घायल हो गई हैं। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम, जिसमें जबरदस्त हंगामा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मारा मारी की ये जो तस्वीरें हैं, जद्दोजहद यहां पर की जा रही है कि ट्रेन मिल जाए, महाकुंभ तक पहुंचा जाए, लेकिन जगह नहीं थी। यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ थी और जब दरवाजे नहीं खुले तो यात्रियों का गुस्सा कुछ इस तरीके से देखिए कैसे निकला और उन्होंने ट्रेन की बोगियों पर शीशों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ महिलाओं के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। अब देखिए, बिहार के नवादा में महाकुंभ स्नान करने के लिए जाने वाले लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए हंगामा करने लगे और ट्रेन की बोगियों का दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर खड़ी यात्री, जो जितने भी यात्री वहां पर खड़े हुए थे, सब परेशान हो गए। और जब वो चिल्लाने लगे, उसके बाद भी अंदर दरवाजा नहीं खोला गया, तो गुस्साए यात्रियों ने दरवाजे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। फिर इस दौरान यात्रियों में जमकर धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज हुई। एक और तस्वीर आपके सामने बिहार के नवादा रेलवे स्टेशन की। यहां पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोग ट्रेन में चढ़ना चाहते थे, सवार होना चाहते थे, स्नान करना चाहते थे, पहुंचना चाहते थे अपने गंतव्य तक, लेकिन जब जो दरवाजे थे ट्रेन के वो अंदर से बंद थे और दरवाजे नहीं खुले तो लोगों का गुस्सा कुछ इस तरीके से निकला। आपस में ही यात्री भिड़ गए महाकुंभ जाने के लिए। ट्रेन के दरवाजे नहीं खोलने पर यात्रियों के अंदर ये नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने दरवाजों पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और ये यात्रियों के बीच कुछ ऐसी तू-तू मैं-मैं की तस्वीरें सामने आई। ट्रेन में चढ़ने की ये जद्दोजहद उनके मन में थी कि हमें ट्रेन में सवार होना है, पहुंचना है, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो किस तरीके से उनका गुस्सा निकला, वो आपने इन तस्वीरों में देखा। तो देखिए, क्या ट्रेन, क्या प्लेन, क्या गाड़ी, क्या बस, महाकुंभ में जाने के लिए हर जरिया बेबस नजर आ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज और आसपास के शहरों में जाम के हालात बने हुए हैं, जहां पर महज 1 किलोमीटर का सफर तय करने में वाहन चालकों को कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। आस्था का ऐसा ज्वार उमड़ा है कि हर तरफ जन सैलाब ही नजर आ रहा है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और आज 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक करीब 44 करोड़ लोग संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। आप जरा सोचिए कि 26 फरवरी को महाकुंभ खत्म होते होते यह आंकड़ा कहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि महाकुंभ में पवित्र डुबकी के लिए हर दिन श्रद्धालुओं का समंदर प्रयागराज में उमड़ रहा है और शासन प्रशासन का कल एक फिर बड़ा इम्तिहान है। कल 12 फरवरी है, माघ पूर्णिमा का स्नान है, लेकिन उससे पहले ही प्रयागराज के अंदर और प्रयागराज तक पहुंचने वाले रास्तों पर लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि ट्रैफिक व्यवस्था के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अहम निर्देश दिए हैं। अब देखिए, महाकुंभ में महाजाम से जनता त्राहिमाम कर रही है। प्रयागराज में हर तरफ जाम की स्थिति है।
ऐसे में अब खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस प्रशासन अधिकारियों को माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रयागराज में ट्रैफिक जाम के हालात न बने, इसके लिए पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल हो, बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को लागू करें, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं का सहयोग करें, प्रयागराज सीमा वाले जिलों के अधिकारियों से तालमेल रखें। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया कि माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता और सावधानी बरती जाए और बसंत पंचमी की तरह व्यवस्था को फिर से एक बार लागू किया जाए। कुछ ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। संगम किनारे रात में आसमान से देखने पर तस्वीर कुछ यूं नजर आती है। दिल में बस जाने वाली, मन को मोह लेने वाली इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सारे सितारे आसमान से त्रिवेणी के तट पर उतर आए हों। लेकिन एक तस्वीर और भी नजर आ रही है जो किसी को नहीं भा रही। ये तस्वीर है महाकुंभ में महाजाम से मचे त्राहिमाम की। संगम में डुबकी के बाद चंद घंटे का सफर 24 घंटे तक का हो गया है। कल माघ पूर्णिमा का स्नान होना है। ऐसे में श्रद्धालुओं का अपार सैलाब प्रयागराज पहुंचने के लिए रास्तों पर है और वो रास्ते जाम पड़े हैं। क्या ट्रेन, क्या कार, क्या बस और क्या पैदल, सब बेबस नजर आ रहे हैं। ये काली बाघंबरी चौराहा है। इस वक्त यहाँ पर ये डाइवर्जन जो है वो लगा दिया गया है। आमतौर पर सीधे जो श्रद्धालु हैं वो सीधे निकलकर संगम जा सकते थे, पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं की जो भीड़ बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर डाइवर्जन करके लोगों को बाघंबरी मार्ग से आगे भेज करके फिर शास्त्री ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर आगे से लोगों को संगम की तरफ भेजा जा रहा है। हालांकि ये रास्ता सीधे नागवासुकी की तरफ भी रह जाएगा। कैसी व्यवस्था है, कैसा लग रहा है? व्यवस्था स्नान करके बहुत ही अच्छा लगा, सीम शांति मिली। व्यवस्था थोड़ी चरमराई है सिटी के बाहर, जहाँ से एंट्री हो रही है। दिल्ली से लोग आ रहे हैं, कानपुर से लोग आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, वो परेशानी फेस कर। रिक्शा लो, बाइक लो, पैदल चलो, तब जाके भी स्नान करने पहुंचे तो स्नान करने में भी 10 कदम की दूरी है, बस उसमें ही स्नान कर लीजिए। फिर पुलिस आ रही है भगाने के लिए, तो हर रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया। अभी हम लोग चल चल के पागल हो गए हैं। गाड़ी से 30 घंटे से आ रहे हैं गुड़गांव से, इतने दूर नेहरू पार्क में पार्क करी गाड़ी, उसके बाद भी तो चल के आ रहे हैं। कुछ भी वो ऑटो भी नहीं है कुछ। अनुमान जताया गया था कि पूरे कुंभ में 40 करोड़ के करीब लोग आएंगे, लेकिन आज 30वां दिन है और अभी तक 44 करोड़ के करीब श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अभी भी 16 दिन बाकी हैं और हर दिन बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो भी 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर। आप देखिए, ये कुंभ क्षेत्र का जो एंट्री पॉइंट है, ये बगाड़ा क्षेत्र है। नागवासुकी होते हुए लोग संगम के लिए जाते हैं। हालांकि वो डाइवर्जन जो है उसमें कौन पहुँच पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर है कि पर्व के बाद जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ कम होती है, लेकिन देखिए लोग नहा रहे हैं, थक कर बैठ रहे हैं। कितना चलना पड़ा? 12 किलोमीटर 24। एकदम हालत पस्त हो गई है। पस्त हो गई, नहीं जा रहा है ना भैया। ऐसा अनुभव है वहाँ कुंभ का? अच्छा है, चलना ज्यादा पड़ रहा है। अच्छा, वो तो कष्ट तो पड़ेगी ना। ये त्रिवेणी संगम करने का है तो कष्ट तो थोड़ी रहेगी, तो भगवान मिलेगा ना, आशीर्वाद मुझे और आपको दोनों को देगा। कितना चलना पड़ा पैदल? 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलना पड़ा। चलना पड़ता है तो थकान होती है, हालांकि सिटी बस एक राहत का सबब बन रही है। कितना चलना पड़ा पैदल? 7 किलोमीटर चलना पड़ा। ये लोग खुश नसीब हैं क्योंकि दिक्कतों का सामना करते हुए ये आखिरकार संगम तट तक पहुंच सके और पवित्र डुबकी लगा सके। लेकिन लाखों श्रद्धालु पिछले कई घंटों से प्रयागराज आने वाले रास्तों पर फंसे हैं। प्रयागराज के हर एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें और उन गाड़ियों में फंसे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की तरफ आने वाले हर रास्ते पर जाम है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने अपने घरों से निकले श्रद्धालुओं के लिए संगम नगरी अभी भी बहुत दूर है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा में उस रास्ते की हैं जो प्रयागराज तक ले जाता है। लेकिन रीवा ऐसे जाम का गवाह बना जो शायद इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। एक तरफ रोड खाली, दूसरी तरफ सब ठसाठस। ड्रोन से जहां तक नजर गई वहां तक हालात बिल्कुल एक से दिखे। कोई भी वाहन टस से मस नहीं हो पा रहा था। रीवा से प्रयागराज की दूरी करीब 134 किलोमीटर है। आम दिनों में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अभी 10 घंटे लग रहे हैं।
मध्य प्रदेश में कटनी और रीवा से भी प्रयागराज जा रही भीड़ और जाम की तस्वीरें सामने आई। लोग अपने घरों से जल्द संगम नगरी पहुंचने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में भयानक जाम से उनका सामना हुआ। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब के सब रास्ते में फंस गए। बताया जा रहा है कि ढाबों में इतनी भीड़ उमड़ी कि कई ढाबों में तो खाना भी खत्म हो गया। इंतजार किया लेकिन जाम नहीं खुला। अब वापस जाना भी मुश्किल था और इंतजार भी मुश्किल, तो लोगों ने मनोरंजन के लिए सड़क पर ही डांस शुरू कर दिया ताकि किसी तरह से वक्त कटे। फ्रांस और भारत की दोस्ती का नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे का दूसरा दिन है आज, जो रणनीतिक साझेदारी को नए मुकाम तक ले जाने के लिए अहम दिन है। आज पीएम मोदी एआई एक्शन समिट में शामिल होंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इससे पहले जब पीएम मोदी ने फ्रांस की धरती पर कदम रखा तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। ये तस्वीरें इंतजार की हैं, इंतजार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की झलक पाने का। ये उमंग है दुनिया के सबसे कद्दावर नेता के आगमन का। वंदे वंदे वंदे। और ये इंतजार पूरा हुआ जब 6500 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस की जमीन पर पैर रखा। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया। उनकी अगवानी के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु एयरपोर्ट पहुंचे, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब अपने होटल पहुंचे तो वहां पहले से ही पेरिस में रह रहे भारतीय इंतजार में खड़े थे और उनकी झलक मिलते ही भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। देश में तो ऐसे नजारे आम हैं, लेकिन विदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उससे ठीक पहले तक वहां हल्की बारिश हो रही थी। उसके बावजूद भारतीय समुदाय के लोगों का जोश कम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। वो उनके बीच गए और उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी को अपने सामने देखकर वहां पर मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री से मिलते समय एक बुजुर्ग सिख ने कहा कि आप जैसा कोई नहीं। हमें सबसे ज्यादा खुशी है जो आप हमारे सिख गुरुओं के जन्मदिन मना रहे हो, साहिबजादों के जन्मदिन मना रहे हो। पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ जो सब धर्मों की बात करता है। पेरिस में पीएम मोदी के दौरे को कवर कर रहे एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे भारतीय मूल के लोगों से बात की और उनके लिए इस क्रेज की वजह जानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने पेरिस में भव्य स्वागत किया है और तमाम भारतीय समुदाय के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर जो एआई से जुड़े हुए भी लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं पीएम के स्वागत में। इनसे बातचीत करते हैं। कैसा रहा पीएम का स्वागत आज जो आप लोगों ने किया? देखिए, पीएम लगातार 6वीं बार फ्रांस आ रहे हैं। इसका ये बहुत ही सीधा सीधा एक उत्तर है कि इंडिया अपना इम्पैक्ट फैला रहा है और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनकी वजह से ये हम देख सकते हैं। हर बार वो आते हैं, अपने साथ ढेर सारी चीज़ें लेकर आते हैं। इस बार एआई समिट में आए हैं। एआई टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग भारत में, भारतीय लोग मेहनती होने के लिए वैसे ही प्रसिद्ध हैं। फ्रांस डेवलप्ड कंट्री है, तो आज फ्रांस भी अपने विजन में भारत को एज अ डेवलप्ड कंट्री देख रहा है। देखिए, यहाँ पर जो विजन है उसको लेकर मैं चाहूंगा, आप अभी मोदी की गारंटी गाना सुना रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, उसे एक बार दोबारा हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। थोड़ा आगे आ जाए इस तरफ जी। हर चारों दिशाओं में वाणी ये गूंजी है,
भारत आगे बढ़ेगा। मोदी की गारंटी है, 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 मोदी की गारंटी है। भारत आगे बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। थैंक यू। मेरा नाम अनवर हुसैन है और बॉलीवुड महाराजा और GIO फ्रांस की तरफ से मोदी की गारंटी को सलाम। अनवर हुसैन ने यहाँ पर मोदी की गारंटी का गीत सुनाया प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में। आपने देखा किस तरह से भारतीयों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, ABP न्यूज, पेरिस, फ्रांस। तो देखिए, पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी किया। डिनर के लिए राष्ट्रपति निवास LEC पैलेस पहुंचे। पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। यहाँ पर दोनों नेताओं की केमिस्ट्री भी यहाँ पर देखते ही बन रही थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, हालचाल पूछा, एक दूसरे से काफी बातचीत की और दुनिया को फिर से एक बार संदेश दिया कि फ्रांस के लिए भारत और भारत के लिए फ्रांस क्या मायने रखता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे का दूसरा दिन है। कल तीसरा और आखिरी दिन होगा। कल ही पीएम मोदी पेरिस से अमेरिका रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीती रात उन्होंने मैक्रो के साथ साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस से भी मुलाकात की थी। उनसे बात भी हुई थी और इस दौरान मैक्रो भी उनके साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की मुलाकात, ये गर्मजोशी भारत और फ्रांस के बीच भरोसे और दोस्ती का एक असाधारण उदाहरण है। AI एक्शन समिट के लिए फ्रांस पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में राष्ट्रपति निवास LEC पैलेस में डिनर का आयोजन था और उसके लिए पीएम मोदी जब काले रंग की कार में LEC पैलेस पहुंचे तो फ्रांस के राष्ट्रपति उनके स्वागत के लिए खड़े थे, आगे बढ़े और पीएम मोदी को गले लगा लिया। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि मुलाकात सिर्फ एक रस्म अदायगी भर नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि विश्व कूटनीति और सामरिक रणनीति को लेकर दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई को छू रहे हैं। इससे पहले इमैनुअल मैक्रो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और देसी अंदाज में भारतीयों का स्वागत किया। मैक्रो ने ये क्लिप शेयर करते हुए लिखा, AI एक्शन समिट में हमारे भारतीय दोस्तों का स्वागत है। भारत के लोगों को मेरी नमस्ते। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा फ्रांस और भारत की दोस्ती में नया अध्याय लिखेगा। उनका ये 7वां फ्रांस दौरा है। पहली बार आधिकारिक दौरे पर अप्रैल 2015 में फ्रांस गए थे। उसके बाद दिसंबर 2015 में, 2017, 2019 और 2022 में अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचे। 2023 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे और कल 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, करार भी होंगे और AI के महाकुंभ में भी जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस के ग्रैंड पैलेस जाएंगे, AI एक्शन समिट में शामिल होंगे, संबोधित करेंगे, जिसकी भारत सह अध्यक्षता कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मुद्दा पूरी दुनिया के लिए है जिसमें एक नई राह तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन उसके साथ में कई बड़ी चुनौतियां हैं और उन्हीं चुनौतियों को और नई राह को देखते हुए दुनिया भर के दिग्गज यहां पर चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, सुझाव आएंगे और एक नया रास्ता निकाला जाएगा कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए विकास को आगे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए, लेबर पर ध्यान दिया जाए और इसके अलावा जो तमाम नई तकनीक आ रही हैं उनका सहारा लिया जा सके। तो ये पूरा ग्रैंड पैलेस है, दुनिया भर के लोग आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे जहां पर AI एक्शन समिट चल रहा है। खास बात यह है कि भारत का हमेशा से यह मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही प्रयोग हो, इसका दुरुपयोग ना हो और इसके साथ ही साथ जब यहां पर जो दिग्गज टेक कंपनियां हैं उनके जो चेहरे एक साथ एक मंच पर आएंगे तो उससे कहीं ना कहीं एक नई राह यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। और खास बात यह है कि पूरी दुनिया भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर सुनना चाहती है। भारत जो रास्ता दिखाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उसे कहीं ना कहीं दुनिया स्वीकार करेगी और इसीलिए जहां एक तरफ फ्रांस इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो भारत AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर पूरी नजरें, पूरी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर रहने वाली हैं कि आखिरकार AI एक्शन समिट से दुनिया को भारत क्या रास्ता दिखाता है। AI एक्शन समिट में दुनिया के 90 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, लेकिन दुनिया में हर किसी की नजरें भारत की तरफ टिकी हैं, जिससे समझा जा सकता है कि AI में भारत की अहमियत कितनी बड़ी है।
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो तमाम बेनिफिट्स हैं, तमाम फ़ायदे हैं, कैसे हम इससे स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं या किसानों को बेनिफिट दे सकते हैं, बट साथ साथ एआई से जो नुकसान हो सकता है, जो हार्म हो सकता है, डीप फेक्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है, जो एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसको कैसे बैलेंस कर पाएँ। तो इनोवेशन और रेगुलेशन को कैसे बैलेंस कर पाएँ, इसके ऊपर पूरे विश्व के दुनिया भर की सारे देश और दुनिया भर की सारी कंपनियां और जो नॉन प्रॉफिट्स, जो स्टेक होल्डर्स है, सारे लोग इकट्ठा होकर इस पे विचार विमर्श करते हैं। सारा जो समिट के आयोजन में भारत ने बहुत बड़ा योगदान किया है और भारत पिछले वर्ष जीपे का भी अध्यक्ष था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एआई फॉर गुड एंड एआई फॉर ऑल, तो कैसे भारत सारे देशों के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया की समस्याओं को समाधान करने में मदद कर सकता है, उसके क्रम में यह समिट बहुत बड़ा योगदान अदा कर रही है। किन किन क्षेत्रों में एआई आपको लगता है आने वाले एक साल में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है? एआई का जो सबसे बड़ा उपयोग जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी भाषिनी प्रोजेक्ट और इनके माध्यम से, कि जो सेवाएं विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हो जाती है एआई के माध्यम से, उसका एक बहुत बड़ा रोल अदा हो रहा है। भारत में लगभग 900 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, परंतु जो बाकी 500 मिलियन लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, 50 करोड़ से लगभग ज़्यादा लोग, उनके लिए वॉइस एनेबल्ड सर्विसेज एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। जैसे किसी किसान को ये पूछना है कि उसके फसल की नज़दीक की मंडी में क्या कीमत है, तो वह अपनी मातृभाषा में ये सवाल पूछ सकता है, उसको जवाब मिल सकता है। इसी तरह मान लीजिए किसी गांव में किसी बच्चे को डायरिया हो रही है, दस्त हो रही है, उसमें दवाई क्या चाहिए, तो और अगर वहाँ पास में नज़दीक में कोई डॉक्टर या अस्पताल नहीं उपलब्ध है, परंतु अगर वॉइस के माध्यम से ये क्वेरी की जा सकती है, उसका जवाब मिल सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सही होगा, ये इसकी कैसे आप गारंटी करेंगे? इसके लिए ही एआई के जो सॉल्यूशन आते हैं उसकी टेस्टिंग की जाती है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक सिंह, जो कि आईटी मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी। एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि एआई का इस्तेमाल कैसे कृषि, स्वास्थ्य और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में करना है, कैसे अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल हो, इस पर जोर दिया जाएगा और इसके दुरुपयोग पर कैसे काबू पाया जाए, इसका रोड मैप भी भारत दुनिया के सामने रखेगा। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, पेरिस, फ्रांस।